Hello everyone, welcome back at my YouTube channel. So friends, here again I am appeared before you all with top 25 questions. टॉप 25 क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर के लेकर आई हूँ फिर से इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल प्रूव होंगे जीएससी लेक्चर एग्जाम के लिए, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और यूजीसी नेट एग्जाम्स के लिए, और अदर स्टेट के भी जो एग्जाम्स हैं डीएसएसबी के, केवीएस के, एनवीएस के, सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे जहाँ कहीं भी इंग्लिश लिटरेचर आती है। So watch this video till end. But before starting the questions, I would like to request you, if someone is watching my channel first time, don't forget to subscribe it as well as please press the bell icon. Also साथ ही साथ शेयर भी करें वीडियो को और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. So now let's start the questions. Question number 1. Arnold in his The Study of Poetry estimated Chaucer in terms of. मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपना जो इनका एसे है जिसका टाइटल द स्टडी ऑफ पोइट्री है, तो इसमें इन्होंने पोइटिक थ्योरी दी है मैथ्यू अर्नोल्ड ने इस एसे में। तो इसमें इन्होंने चौसर को कैसे एस्टिमेट किया, किस टर्म में एस्टिमेट किया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। सो हियर आर 4 ऑप्शंस: हिस्टोरिकल एस्टिमेशन, पर्सनल एस्टिमेशन, रियल एस्टिमेशन, नन ऑफ दीज. So the right answer is real estimation. Option C is the right answer, real estimation. तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने एसे द स्टडी ऑफ पोइट्री में चौसर को एस्टिमेट किया है रियल एस्टिमेशन का टर्म देकर के. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज शेक्सपियर रिफर टू इन दीज लाइन्स. ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. दिस रॉयल थ्रोन ऑफ किंग्स, दिस स्कल्पचर आइजल, द अर्थ ऑफ मेजेस्टी, दिस सीट ऑफ मार्स, दिस अदर ईडन, डेमी पैराडाइज. ये किस कंट्री के बारे में शेक्सपियर ने कहा है, किस कंट्री को रिफ़र करते हुए लाइंस कही हैं. ऑप्शंस आर डेनमार्क, ऑप्शन बी लंदन, इंग्लैंड, फ्रांस. सो द राइट आंसर इज हियर इंग्लैंड. इंग्लैंड कंट्री के बारे में शेक्सपियर ने ये लाइंस कही हैं. क्वेश्चन नंबर 3. द हीरो इन स्पेंसर्स फेरी क्वीन इज. और सभी लोग लगभग इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे. सो हियर आर 4 ऑप्शन. ऑप्शन ए प्रिंस आर्थर, बी आर्थर हलम, सी प्रिंस चार्ल्स, नन ऑफ दीज. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रिंस आर्थर. प्रिंस आर्थर इज द हीरो इन स्पेंसर्स फेरी क्वीन. क्वेश्चन नंबर 4. स्पेंसर इज नोन एज द पोइट्स पोइट, हु कॉल्ड हिम सो. ये भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. स्पेंसर को पोइट्स पोइट कहा जाता है, किसने उनको पोइट्स पोइट की उपाधि दी, हु कॉल्ड हिम सो. ऑप्शंस आर मैथ्यू अर्नोल्ड, सर फिलिप सिडनी, चार्ल्स लैम्ब, हजलिट. सो हियर इज द राइट आंसर ऑप्शन सी, चार्ल्स लैम्ब. चार्ल्स लैम्ब ने स्पेंसर को कहा पोइट्स पोइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ हिज पोएम्स डिड स्पेंसर सेलिब्रेट हिज लव. किस पोएम में स्पेंसर अपने लव को सेलिब्रेट करते हैं. द टीयर्स ऑफ द म्यूजेज, एपिथालमियन, प्रोथालमियन, एमोरोटी. तो एमोरोटी इज द सोनेट सीरीज ऑफ स्पेंसर. 88 सोनेट्स का कलेक्शन है एमोरोटी. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी. और ये एमोरोटी ही में स्पेंसर ने अपने लव को सेलिब्रेट किया है इसी पोएम में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. स्पेंसर रोट अ पोएम इन ऑनर ऑफ हिज मैरिज, आइडेंटिफाई इट. स्पेंसर ने अपने मैरिज के ऑनर में जो पोएम लिखी थी उसका नेम क्या है. एपिथालमियन. ऑप्शन बी इज द फेरी क्वीन, द र्यून्स ऑफ टाइम. सो द राइट आंसर इज एपिथालमियन. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एपिथालमियन. स्पेंसर ने अपने मैरिज पर जो पोएम लिखी थी, मैरिज के ऑनर में जो पोएम लिखी थी वो एपिथालमियन है. एपिथालमियन. Option question number 7. Spencer wrote a preface to the Fairy Queen in the form of a letter. Who is this letter addressed to? स्पेंसर ने प्रीफेस लिखा था फेरी क्वीन का एक लेटर के फॉर्म में. तो ये लेटर उन्होंने किसको एड्रेस किया था. हु इज दिस लेटर एड्रेस्ड टू. जॉन डन, सर वॉल्ट रेले, सर थॉमस वाइट, थॉमस सैकवेल. सो द राइट आंसर इज हियर सर वॉल्टर रैले. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. स्पेंसर रोट अ प्रीफेस टू द फेरी क्वीन इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर एंड ही addressed these letters to Sir Walter Raleigh. Question number 8. Prince Arthur, the hero in the Fairy Queen, is to marry in the end.
is to marry in the end. Right options are Lady Diana, Helen of Troy, Elizabeth, Glorina. So the right answer is here Glorina. Prince Arthur, the hero in the Fairy Queen, is to marry Glorina in the end. Prince Arthur Fairy Queen के लास्ट में Glorina से मैरिज करते हैं. Question number 9. The Fairy Queen is an allegory. In this poem, Elizabeth is allegorized through the character. Options are Teusha, Archimago, Artigal, Glorina. So the right answer is here Glorina. Option D is the right answer. Glorina को एलिगराइज्ड किया गया है, ग्लोरिना के कैरेक्टर को फेरी क्वीन में. Spencer wrote an elegy entitled Astrophel. Whom did he commemorate in this elegy? Spencer wrote an elegy entitled Aristophel. अरिस्टोफेल नाम से टाइटल से स्पेंसर ने एक एलिजी लिखी है, और ये उन्होंने किसको कमेमोरेट की है, किसकी याद में लिखी है, किसको डेडिकेट की है. सो ऑप्शंस आर हियर चौसर, सिडनी, जॉन डन. So the right answer is here Sir Philip Sidney, and option B is the right answer. Sidney, Sir Philip Sidney को इन्होंने कॉमेमोरेट की है स्पेंसर ने अपनी एलिजी एस्ट्रोफेल. क्वेश्चन नंबर 11. मैच द फॉलोइंग प्ले विद देयर राइटर्स. ये कुछ प्ले दे रखे हैं, उनके राइटर्स से इनको मैच कराना है. परकिन वर्बैक, अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेट, वुमेन बिवेयर ऑफ वुमेन, द मास्क ऑफ ब्यूटी. तो यहाँ पर राइटर्स जो दे रखे हैं वो हैं थॉमस मिडल्टन, बेन जॉनसन, फिलिप मैसेंजर, जॉन फोर्ड. तो मैंने जो इनका करेक्ट राइट आंसर है या जो उनका एसे है उस राइटर के सामने ऑप्शन को लिख दिया है. तो थॉमस मिडल्टन का जो प्ले है, सॉरी एसे नहीं प्ले है, तो वो प्ले है वुमेन बिवेयर ऑफ वुमेन, ऑप्शन सी. तो वुमेन बिवेयर ऑफ वुमेन जो प्ले है वो उसके राइटर थॉमस मिडल्टन है. बेन जॉनसन का प्ले है द मास्क ऑफ ब्यूटी, फिलिप मैसेंजर का प्ले है अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेट, और जॉन फोर्ड का प्ले है परकिन वारबैक. तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स में, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करते चलें. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. एक मिनट. द फॉलोइंग इज नोन एज द फर्स्ट मोनूमेंट ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म. Options are the Capitol, option B is Utopia, What is to be done, Republic. So here is the right answer is option B, Utopia. Utopia is known as the first monument of modern socialism. यूटोपिया को कहा जाता है द फर्स्ट मोनूमेंट ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म, क्योंकि इसमें बात होती है आइडियल स्टेट के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, तो इसीलिए इसको फर्स्ट मोनूमेंट ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म कहा गया है, थॉमस मोर का यूटोपिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. विलियम टेंडल, हु यूज्ड द ओरिजिनल ग्रीक एंड हैब्रू फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल गॉट इट पब्लिश्ड इन. तो विलियम टिंडल का जो बाइबल का ट्रांसलेशन था वो कब पब्लिश हुआ था. सो द राइट आंसर इज हियर 1522. फोर ऑप्शंस आर 1515, 1550, 1522 एंड 1544. बट द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1522 में विलियम टिंडल का जो ट्रांसलेशन था बाइबल का, जो कि उन्होंने ओरिजिनल ग्रीक और हेब्रू से को किया था ट्रांसलेट, तो ये पब्लिश हुआ था 1522 में. क्वेश्चन नंबर 14. द अथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल 1611 इज बेस्ड ऑन. अब इसके बाद जब अथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल आता है, इसके बारे में हमने बाइबल के ट्रांसलेशंस के बारे में अपने वीडियो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में बहुत अच्छे से बात किया, डिस्कस किया है. तो अगर आपने वीडियो नहीं वॉच की है तो उसको वॉच करिएगा. आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी. और प्लेलिस्ट पर भी आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं, जैसे लेक्चर की प्रिपरेशन को लेकर के, या LT, TGT, PGT, और बहुत सारे मॉडल पेपर और प्रैक्टिस पेपर्स भी पढ़े हैं जो आपके जूनियर टीचर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे. तो जो अथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल था 1611 में जो आया था, वो बेस्ड है
टिंडल्स ट्रांसलेशन, इसीलिए दोनों क्वेश्चन साथ में रखे गए हैं, बहुत अच्छे से माइंड में सेट भी हो जाएंगे कि टिंडल का जो ट्रांसलेशन था उसी पर बेस्ड है अथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। और टिंडल का ट्रांसलेशन कब आया था विलियम टिंडल का? 1522 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस वाइट इज एसोसिएटेड विथ, वेरी फेमस क्वेश्चन है ये तो, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस आर द बैलेट, द सोनेट, द एपिक, नन ऑफ दिस। तो थॉमस वेट ने किसको एसोसिएट किया था? तो इसका राइट आंसर है सोनेट। द सोनेट, जो सोनेट है उसके जन्मदाता थॉमस वेट ही कहे जाते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु इज बीइंग referred to in the expression of Spenser's Glorina, Raleigh's Cynthia, and Shakespeare's Fair Vestal? Options are English Elizabeth, Queen Mary, none of these. Right answer is here Elizabeth. Next question, Spanish Armada was defeated in 1588, 1516, 1616, none of these. So the right answer is here 1588. Spanish Armada was defeated in 1588. ये कुछ उस समय की फेमस घटनाएं थी जिनको कि याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कुछ समय के वॉर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द ग्रेट ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1566, 1500, 1887, 1599. So the right answer is here 1599. Question number 19, which period of England was Milton talking about in the following lines? A noble and puissant nation, rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invincible locks. बहुत ही फेमस लाइन्स हैं। तो किस पीरियड के, इंग्लैंड के किस पीरियड के बारे में मिल्टन ऐसा बोलते हैं, ये लाइन्स कहते हैं? ऑप्शंस आर एलिजाबेथन, एडवर्डियन, क्रोमवेलियन, नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज हियर एलिजाबेथन। एलिजाबेथन पीरियड के बारे में, इंग्लैंड के एलिजाबेथन पीरियड के बारे में मिल्टन ये लाइन्स कहते हैं, नॉबल एंड पुशेंट नेशन, राउजिंग हरसेल्फ लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप एंड शेकिंग हर इनविंसिबल लॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज एरियोपेजिटिका? एरियोपेजिटिका क्या है? सो द ऑप्शंस आर हियर, अ वर्क रिटन बाय जॉन मिल्टन, अ मूवमेंट फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस, अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु अटेम्प्टेड transplantation of classical meters in English during the Elizabethan era, none of these. So the right answer is here option A, a work written by John Milton. जॉन मिल्टन का लिखा गया वर्क है एरोपेजिटिका, जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए पर लिखा गया था, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए लिखा गया था। Question number 21, in which of Shakespeare's plays do these lines figure? The lunatic, the lover, and the poet are of imagination all compact. शेक्सपियर के किस प्ले की ये लाइन्स हैं? किस प्ले में लाइन्स आती हैं? द लुनेटिक, द लवर, एंड द पोइट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट। सो द राइट ऑप्शन इज हियर ऑप्शन ए, मिड समर नाइट्स ड्रीम। मिड समर नाइट्स ड्रीम प्ले की ये लाइन्स हैं, द लुनेटिक, द लवर, एंड द poet. Next question, the authorized Bible was dedicated to Jesus Christ, Charles I, Charles II, James I. So the right answer is here James I. जो अथराइज्ड वर्जन था बाइबल का 1611 में आया था, वो जेम्स फर्स्ट को डेडिकेट करके लिखा गया था। Next question, question number 23, More's Utopia shows the influence of Plato's Republic, Machiavelli's The Prince, both A and B, none of these. So the right answer is here Plato's Republic। जो टॉमस मोर का यूटोपिया है उस पर एकदम क्लियर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है प्लेटो की रिपब्लिक का। प्लेटो का जो वर्क रिपब्लिक है उसका प्रभाव देखने को मिलता है उनकी इस वर्क यूटोपिया में। इन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर के टॉमस मोर ने यूटोपिया लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, Bacon's New Atlantis, which show the influence of Plato's Republic, has the spirit of the Renaissance? Options yes, no, cannot be ascertained, none of these. So the right answer is yes.
पैकन के न्यू अटलांटिस में भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, प्लेटो की रिपब्लिक का और रेनेसा की स्पिरिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। The Elizabethan prose writer John Lilly's Euphues gave birth to the word euphemism because of his ornate style and mechanical devices. Option yes, no, maybe, none of these. Right answer is yes. तो यूफज जो था जॉन लिली का एक रोमांस नॉवेल है जिससे कि जन्म हुआ था इस वर्ड यूफिज्म का, जिसमें कि यूफिज्म का मीनिंग होता है बहुत ही अप्रिय या बहुत ही कटु प्रसंग को, बहुत ही कटु शब्द को, या उसको थोड़ा इस तरीके से कहना, कम अप्रिय भाषा में कहना या मंगल भाषित तरीके से कहना, इसको यूफेमिज्म कहा जाता है। तो जिसका ओरिजिन जॉन लिली की रोमांस नॉवेल यूफ्यूज से माना जाता है। ये प्रोज राइटर थे एंड जॉन लिली वाज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स में से एक थे जॉन लिली। सो यहाँ पूछा जा रहा है कि इन हिज स्टाइल एंड मैकेनिकल डिवाइसेस, तो आंसर इज यस। राइट आंसर इज राइट ऑप्शन इज ए, यस। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली हेल्पफुल प्रूव होंगे और आपने वीडियो को लाइक भी किया होगा। सो प्लीज़ लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट सम टॉप 25 क्वेश्चंस।